नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इंस्टीट्यूट चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉटसेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की और उनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की और फटाफट से शेयर करके मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे अप्रोच कर सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन बैच बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। ये नया ऑफलाइन बैच जो है वो 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये नया मॉर्निंग ऑफलाइन बैच रहेगा जिसकी फीस है 15,999 रुपये। अगर आप 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो टोटल फीस 18,000 है, उसमें डिस्काउंट है 25 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाने पे 2,001 रुपये का और टोटल फीस लगेगी 15,999। रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका है 1,000 रुपये फोन पे या गूगल पे करके, नंबर है 7272029029 और आप अपना रजिस्ट्रेशन श्योर कर सकते हैं और इसी नंबर पे पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर सकते हैं। 6 महीने का ये बैच रहेगा। नॉटसेट 2021 के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस विद कंसेप्चुअल थ्योरी, एक कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई होगी, थ्योरेटिकल कंसेप्ट साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस, 3,000 से 4,000 एमसीक्यू सॉल्यूशन प्लस थ्योरी। तो थ्योरी के साथ में एमसीक्यू सॉल्यूशन 30 के 30 दिन क्लासेज रहेगी, थ्योरी क्लासेज। हर मंडे को मेगा टेस्ट और अल्टरनेट डे मिनी टेस्ट से हम 3,000 से 4,000 एमसीक्यू कवर करेंगे और थ्योरी। ऐसा बैच शुरू होने जा रहा है 25 अप्रैल से। तो आज ही अप्रोच करें टीम नोबल के संग और बेहतरीन जर्नी की शुरुआत करें, भविष्य निर्माण के बारे में बात करें। आगे लेके चलता हूं और आज के इस एमसीक्यू सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज के इस सेशन का ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा, 4 ऑप्शन को ढंग से पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पूछा गया है व्हेन द नर्स ऑन ड्यूटी एक्सीडेंटली बम्प्स द बेसिनेट, है ना, बेसिनेट जो है जिसमें बच्चा होता है वो बम्प्स हो गया, उसको लग गया। द नियोनेट थ्रो आउट इट्स आर्म, बच्चे ने बेसिनेट से अपने आर्म को बाहर थ्रो किया, मतलब आर्म को ऊपर किया, हैंड्स ओपन किए, हाथों को ओपन किया एंड बिगिन टू क्राई, वो रोना शुरू कर दिया। द नर्स इंटरप्रेटेड दिस रिएक्शन एज इंडिकेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्शंस, मतलब कोई बेसिनेट बम्प हुई है ना, तो बच्चा जो लेटा हुआ था उस बच्चे ने अचानक से क्या किया, अपने हाथों को ऊपर किया, अपने हाथों को वाइड किया, ओपन किया और क्राई करना शुरू कर दिया। तो बच्चे का ये जो रिएक्शन था इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, ये क्या था? पहला ऑप्शन है स्टार्टल रिफ्लेक्स, सेकंड है बेबिंस्की रिफ्लेक्स, थर्ड है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स और फोर्थ है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। कहने का मतलब है साउंड का स्टिमुलस था और बच्चे का रिएक्शन था एबडक्शन एडक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड क्राई। एक्सट्रीमिटीज को एबडक्ट कर रहा है, एडक्ट कर रहा है और साथ में क्राई कर रहा है। ये रेस्पॉन्स कौन सा रिफ्लेक्स कहलाता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, छा गए। यस, इट्स स्टार्टल। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टल। 2 रिफ्लेक्स हम पढ़ते हैं, मोरो और स्टार्टल रिफ्लेक्स। सडन, सांप सडन को स्टिमुलेशन करते हैं तो स्टिमुलेशन के खिलाफ जो एक्शन, जो रिएक्शन बेबी शो करता है उसको स्टार्टल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्टार्टल रिफ्लेक्स। एबडक्शन एडक्शन एंड क्राई स्टार्टल रिफ्लेक्स कहलाता है, ए इज द करेक्ट वन। बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है ये फुट में देखते हैं जिसमें डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो और फैनिंग ऑफ द फिंगर होता है, तो ये तो नहीं बनेगा। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स जो है इस पाम के अंदर, हथेली के अंदर देखते हैं, जब भी आप बेस ऑफ द फिंगर पे कोई भी चीज टच करोगे तो बच्चा उसको क्या कर देगा, ग्रास्प कर लेगा। ये रिफ्लेक्सेस ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं बनेगा। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में जिधर नेक होती है उधर टोन होती है ना। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसकी नेक को आपने राइट साइड में टर्न कर दिया तो राइट साइड के एक्सट्रीमिटीज में तो होगा एक्सटेंशन और ऑपोजिट साइड मतलब लेफ्ट साइड में होगा फ्लेक्शन। इस साइड में होगा एक्सटेंशन, इस साइड में होगा फ्लेक्शन। अगर आपने नेक को लेफ्ट साइड में टर्न कर दिया तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा एक्सटेंशन, मतलब जिधर नेक है उधर टोन है, टोन है मतलब वो एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंड होएगा। और ऑपोजिट साइड में क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्शन। इसको बोलते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स। जिधर नेक उधर टोन, ऑपोजिट साइड में फ्लेक्शन, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो स्टार्टल यहां पे जवाब बनेगा BCOD, बेबिंस्की, ग्रास्पिंग और टोनिक नेक रिफ्लेक्स, तीनों ही खोटे जवाब है। रिफ्लेक्सेज पीडियाट्रिक नर्सिंग का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सारी रिफ्लेक्सेज आपको कंटेस्ट होने चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन रिफ्लेक्सेज से बनता है।
क्या एक्शन होता है, क्या स्टिमुलस देते हैं, क्या एक्ट शो होगा, और रिफ्लेक्सेस डिसअपियर कौन से टाइम पीरियड में होता है। ये सारी बातें बहुत कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, दैट इज स्टार्टल रिफ्लेक्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, छा गए भाई। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंचार्ज डू फर्स्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग ए 2 सेंटीमीटर सर्किल ऑफ ब्राइट रेड ब्लीडिंग ऑन द डाइपर ऑफ ए नियोनेट हु जस्ट हैड ए सर्कमसीजन। एक नियोनेट है जिसके अभी अभी सर्कमसीजन हुआ है, नियोनेट के अभी अभी सर्कमसीजन हुआ है, उसके डाइपर के ऊपर 2 सेंटीमीटर के सर्किल का ब्राइट रेड ब्लीडिंग का एक निशान आपने ऑब्जर्व किया एज ए नर्स, है ना। एज ए नर्स आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया 2 सेंटीमीटर का सर्किल, ब्राइट रेड ब्लीडिंग सर्किल जो है वो आपको ऑब्जर्व हुआ डाइपर के ऊपर नियोनेट के, जिसके अभी अभी क्या हुआ है, सर्कमसीजन हुआ है। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे एज ए नर्स, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या यहाँ पे आपको पता चलेगा। फर्स्ट है नोटिफाई द नियोनेट्स पीडियाट्रिशियन इमीडिएटली, हाथों इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन को नोटिफाई करेंगे। सेकंड है चेक द डाइपर एंड सर्कमसीजन अगेन इन 30 मिनट्स, 30 मिनट बाद में दोबारा चेक करेंगे। सिक्योर द डाइपर टाइटली टू अप्लाई प्रेशर ऑन द साइड, टाइटली प्रेशर अप्लाई करेंगे, सिक्योर करेंगे उसको टाइटली। अप्लाई जेंटल प्रेशर टू द साइड विद ए स्टेराइल गोज पैड, जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे साइड के ऊपर गोज पैड के द्वारा। फटाफट से जवाब लिखिएगा, विच इज द करेक्ट वन। सर्कमसीजन किया, डाइपर के ऊपर 2 सेंटीमीटर सर्किल, ब्राइट रेड ब्लीडिंग वहां पे हो रही है, इसका ब्राइट रेड कलर ब्लड का, इसका मतलब एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, अभी ब्लीडिंग हो रहा है। तो ब्लीडिंग जब हो रहा है तो ये कभी भी नॉर्मल तो नहीं हो सकता, ये नॉर्मल तो नहीं है। ये इतनी सर्कमसीजन के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको अबनॉर्मल माने तो ब्लीडिंग जहां भी हो, एक बात बेसिक याद रखिएगा लाइफ में, ब्लीडिंग जहां भी हो तो ब्लीडिंग को रोकने का पहला तरीका काम में लेते हैं और फिर इन्फॉर्म करते हैं। हालांकि ये इमरजेंसी है, इन्फॉर्म करना है, पर पहले ब्लीडिंग को क्या करो, स्टॉप करो। और स्टॉप करने का तरीका होता है डायरेक्ट प्रेशर। स्टॉप करने का तरीका क्या होगा, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करो। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन तो फिर खोटा हो गया कि हम तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, तो इन्फॉर्म करने से पहले आपको क्या करना है, स्टॉप करने का तरीका काम में लेना, डायरेक्ट प्रेशर। और एक लिखा हुआ है कि हम चेक करेंगे डाइपर को 30 मिनट बाद में, ये भी खोटा जवाब है क्योंकि ब्लीडिंग तो अभी हो रही है, 30 मिनट बाद में क्या चेक करोगे, है कि नहीं। तो दोनों खोटे हो गए, ए और बी। अब देखिएगा ये 2 लिखे हुए, एक है सिक्योर द डाइपर टाइटली और एक वर्ड है जेंटली। दो जब ऑपोजिट ऑप्शन हो तो जवाब उसी में से होता है। तो डाइपर को कभी भी टाइटली सिक्योर नहीं करते हैं, टाइटली सिक्योर करने से डाइपर रैश और हो जाते हैं, टाइटली सिक्योर करने से डाइपर रैश बन जाते हैं। तो टाइटली कभी भी डाइपर को सिक्योर नहीं करते, जेंटली प्रेशर अप्लाई करना है साइड के ऊपर स्टेराइल गोज के द्वारा, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, अप्लाई जेंटल प्रेशर टू द साइड विद ए स्टेराइल गोज पैड। एक स्टेराइल गोज लो और जो साइट है उसके ऊपर एक जेंटल प्रेशर अप्लाई कर दो, जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगा। हमारा पहला पर्पज, प्राइमरी पर्पज क्या है, ब्लीडिंग को रोकना, स्टॉप करना, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करके साइड के ऊपर। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट टू फाइंड व्हेन असेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद एब्रप्शन प्लासेंटा। एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है, उसके अंदर एब्रप्शन हुआ है प्लासेंटा का, तो कौन सी फाइंडिंग आप एक्सपेक्ट करते हो उसके अंदर देखने को मिलेगी। जब आप एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को जिसमें एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा हुआ है उसके अंदर आप असेस कर रहे हो, तो कौन सी फाइंडिंग एक्सपेक्ट करते हो उसमें मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, सेकंड है रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, थर्ड है टिटेनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और लास्ट है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, टिटेनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या करेक्ट आंसर बनेगा, एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा हुआ है, क्या साइन देखने को मिलेगा। तो एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा एक कंडीशन है जिसमें प्लासेंटा जो होता है वो टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाता है यूट्रस से। बेबी तो अंदर ही है, बच्चा अंदर ही है, और प्लासेंटा जो है 3rd स्टेज ऑफ लेबर में सेपरेट होना चाहिए था, वो उससे पहले ही हो रहा है। लेबर की स्टेज आई नहीं, उससे पहले प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा, दैट इज नोन एज एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा। अब होता क्या है, जब प्लासेंटा एब्रप्ट होता है तो पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और ब्लीडिंग एब्सेंट भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ब्लड अंदर ही कंसीव हो जाता है, कंसील टाइप का एब्रप्शन होता है। तो एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कंसील हो सकती है कभी कभी, इसलिए ए आंसर यहाँ पे खोटा है। बी बिल्कुल करेक्ट है, रिजिड और बोर्ड लाइक एब्डोमेन हो जाएगा। इसका रीजन है कि यहाँ पे जो टेंडरनेस रहती है यूट्रस में, क्या रहती है, टेंडर यूट्रस हो जाता है और टच करने पे सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग भी हो तो पेनफुल ब्लीडिंग होती है।
एब्डोमेन जो है आपका वो रिजिड और बोर्ड लाइक हो जाएगा, तो ये करेक्ट साइन है एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा का। टिटेनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वहां नहीं रहेंगे, जब रिजिड बोर्ड लाइक होगा तो यूट्रस जो है वो अच्छे से हाइपरटोनिक टाइप का रहेगा, बढ़िया अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन वहां होते हैं। और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का संबंध एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा से नहीं होता है, ये डिलीवरी के समय होता है, और हमने बोला ये तो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, इररिलेवेंट आंसर है जिनका संबंध एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा से नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन एग्जाम की खोपड़ियां में छेद करने के लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि बारंबार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है व्हाइल ए क्लाइंट इन एक्टिव लेबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लाइंट किसके अंदर है, एक्टिव लेबर के अंदर है, विद ट्विंस एंड द सर्विक्स 5 सेंटीमीटर डायलेटेड, ट्विंस बच्चे हैं, सर्विक्स 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है, क्लाइंट एक्टिव लेबर के अंदर है। नर्स ने ऑब्जर्व किया जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अकरिंग ए रेट ऑफ एवरी 7 to 8 मिनट, हर 7 से 8 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और 30 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन रह रहे हैं, है ना, हर 7 से 8 मिनट में इन्हें 30 मिनट मतलब 30 मिनट का गैप ले रहे हैं और 7 से 8 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन रह रहे हैं, फिर 30 मिनट तक का पीरियड का मतलब कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत धीरे है ना, एक आया मतलब ऐसे एकदम धीरे हाइपोटोनिक टाइप का यूट्रस है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट नर्सेज एप्रोप्रिएट एक्शन, क्या एप्रोप्रिएट एक्शन होगा जब हाइपोटोनिक टाइप का यहाँ प्रोसेस चल रहा है। नोट द फीटल हार्ट रेट पैटर्न, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 6 लीटर बाय मास्क, हैव द क्लाइंट पांट ब्लो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। जवाब लिखिएगा विच इज द करेक्ट वन। कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहे हैं, बहुत धीरे हो रहे हैं साहब, इसको मैं बोला हूं तो हाइपोटोनिक टाइप के, टोन है ही नहीं कॉन्ट्रैक्शन में, यूट्रस में टोन है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहे ना के बराबर, बहुत धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन धीरे होते हैं तो फीटल हार्ट रेट ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है, इसलिए ये असेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, हाइपरटोनिक टाइप के होते हैं, ऑक्सीटोसिन चल रहा है, तब ये असेस करने की जरूरत होती है, लेकिन अभी तो जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत धीरे है, तो बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। और पार्ट ब्लोइंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये करवाते हैं तब हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है, इफेक्टिव पुश करना होता है, बहुत फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन आता है तब इसकी जरूरत होती है, तो इसकी भी यहाँ जरूरत नहीं है। और 6 लीटर ऑक्सीजन भी तब देते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन स्पीड हो, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन पड़ी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत स्लो है। तो क्या करना पड़ेगा, तुरंत नोटिफाई करना पड़ेगा फिजिशियन को, ये इमीडिएट एक्शन यहाँ पे लेना है। बी करेक्ट आंसर है, नोटिफाई करो, कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए जो ड्रग्स होती है ऑक्सीटोसिन, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का ऑर्डर वहां पे प्रिस्क्राइब करो, फिर उसको एडमिनिस्टर करो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, तभी बच्चा डिलीवर हो पाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत स्लो टाइप के हाइपोटोनिक टाइप के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू नोटिफाई द फिजिशियन अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन की भाई कितने टाइम में आ रहे हैं, कितने धीरे कॉन्ट्रैक्शन है, इसको सही से करने की जरूरत यहाँ पे कतई जरूरत है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा एक और कतई जहर क्वेश्चन है और विद आंसर ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है कि 31 साल की ओल्ड मल्टीपेरा एडमिट हुई है बर्थिंग रूम के अंदर आफ्टर इनिशियल एग्जामिनेशन ऑफ रिवील हर सर्विक्स टू बी 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है, कंप्लीट अपेसमेंट हो चुका है, स्टेशन 0 है, मतलब एंगेजमेंट हो चुका है। कौन सी फेज के अंदर है लेबर, एक्टिव फेज, लेटेंट फेज, एक्सप्लोजिव फेज और ट्रांजिशनल फेज, 4 फेज यहाँ पे दी हुई है। चारों फेज को डिटेल के साथ में हम पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब देना आसान है कि पहली फेज यहाँ पे जो होती है, हमेशा लेबर की जो फर्स्ट फेज है वो लेटेंट फेज कहलाती है। पहली फेज कौन सी होती है, सबसे पहली फेज होती है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज जो है वो 0 से 3 सेंटीमीटर के डायलेटेशन तक रहती है। जब सर्विक्स 0 से 3 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तब तक की फेज को लेटेंट फेज कहते हैं। उसके बाद में जो फेज आती है वो है एक्टिव फेज। लेटेंट के बाद में जो फेज आती है वो होती है एक्टिव फेज, और एक्टिव फेज सेकंड फेज होती है और इसमें सर्विक्स जो होता है वो 4 से लेके 7 सेंटीमीटर डायलेट होता है, 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेट होता है एक्टिव फेज के अंदर। और फिर तीसरी फेज आएगी और उस फेज को नाम देते हैं ट्रांजिशनल फेज, और इसमें सर्विक्स जो होता है वो 8 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक कंप्लीट डायलेटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो फेज यहाँ पे जिक्र हुआ है 8 सेंटीमीटर का, ये कौन सी फेज है, ट्रांजिशनल फेज। 3 फेज हो गई, कौन सी फेज, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज, LAT लेटेंट, ट्रांजिशनल, एक्टिव। सबसे लास्ट होगी एक्सपल्सिव, तो LATE लेट, है ना, लेट होता ना, ये लेट हो गया LATE लेटेंट फर्स्ट फेज, एक्टिव सेकंड, ट्रांजिशनल थर्ड, और एक्सपल्जन फेज होती है जब बेबी डिलीवर हो जाता है। एक्सपल्जन फेज होता है, बिगिन होती है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड एंड विद द सेपरेशन ऑफ द एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा।
तो बेबी के बर्थ होने के बाद से शुरू होती है और प्लासेंटा के सेपरेशन होने तक चलती है। तो मिनोमिक आपको क्या याद रखना है, LATE। पहली फेज कौन सी है, लेटेंट, फिर है एक्टिव, फिर है ट्रांजिशनल और फिर होता है एक्सपल्सिव फेज। लेटेंट फेज में 0 से 4 3, फिर 4 से 7 और फिर 8 से 10। ये तो है सर्वाइकल डायलेटेशन से संबंधित 3 फेज, LAT। और जो एक्सपल्जन फेज होती है वो बेबी के डिलीवर होने से लेके प्लासेंटा के एक्सपल होने तक की फेज को एक्सपल्सिव फेज कहते हैं। तो 4 फेज आपको याद रखनी है लेबर के प्रोसेस के दौरान या डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज, एक्सपल्सिव फेज। बात समझ में आई तो बोले यस। और अगर ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। लाइक और शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाइए। वो कंटेंट है जिसका फायदा उठा के मैक्सिमम लोग अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं किसी के भविष्य निर्माण के अंदर अपना योगदान देना, तो डेफिनेटली इस कंटेंट को शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, यू कैन शेयर एवरी मच मोर, जितने लोगों तक कर सकते हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। इंसान वही जो इंसान के काम आवे, और नोबेलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी आपका शेयर करना, लोगों की मदद करना। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन जो एग्जाम की खोपड़िया में छेद करने के काम आएगा। पूछा जा रहा है, एक पेशेंट है जो 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी लेके आया है। कौन सी प्रेगनेंसी लेके आया है, 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी लेके आया है। प्रेजेंट विद एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड वेजाइनल ब्लीडिंग फॉर द पास्ट 8 आवर्स। पिछले 8 घंटे से एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। 14 वीक की प्रेगनेंसी है सिर्फ। सी हैज पास्ड सिवरल क्लोट, और बहुत सारे क्लोट पास हो चुके हैं। मतलब क्या हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, अबॉर्शन हो रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट। इस पेशेंट के लिए प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगी। बहुत सारे क्लोट पास हो चुके हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, 8 घंटे से 14 वीक की प्रेगनेंसी थी, अबॉर्शन हो चुका है। तो क्या चीज आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगी, नॉलेज डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, एंटीसिपेटरी ग्रीविंग और पेन। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस 8 घंटे से पर वेजाइनल ब्लीडिंग विद क्लोट्स, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, वेरी गुड, इट्स फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज द फर्स्ट एंड प्रायोरिटी एक्शन। लेडी शॉक में चली जाएगी, इतना वॉल्यूम लॉस हो गया, 8 घंटे से ब्लीडिंग विद क्लोट्स, हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है वहां पे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चली जाएगी लेडी। टू प्रिवेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, अगर ये सही है और इसको प्रिवेंट करना है तो जस्ट रिप्लेस द फ्लूइड डेफिसिट, उसको करेक्ट करो सबसे पहले, है ना। फिर जो है अगर रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन है तो डीएनसी करो और उसको एक्सपेल आउट करो, ब्लीडिंग तभी रुकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट प्रायोरिटी एक्शन होगा। नॉलेज डेफिसिट, एंटीसिपेटरी ग्रीविंग या पेन, ये प्रायोरिटी एक्शन में नहीं आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, उसको क्या करो, ट्रीट करो, पहली इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी द नर्स मिडवाइफ असेस द नियोनेट्स हेड फॉर साइन ऑफ मोल्डिंग। नर्स ने असेस किया नियोनेट के हेड को, और नियोनेट के हेड को असेस किया साइन ऑफ मोल्डिंग के लिए। किसके लिए असेस किया, साइन ऑफ मोल्डिंग के लिए। विच फैक्टर डिटरमाइन द टाइप ऑफ मोल्डिंग, कौन से फैक्टर मोल्डिंग के टाइप को डिटरमाइन कर रहे हैं। डिलीवरी के बाद में इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी नर्स मिडवाइफ असेस कर रही है नियोनेट के हेड को साइन ऑफ मोल्डिंग के लिए। तो कौन सा फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है टाइप ऑफ मोल्डिंग। पहला है फीटल बॉडी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, सेकंड है मैटरनल एज, बॉडी फ्रेम एंड वेट, थर्ड है मैटरनल एंड पैटर्नल एथनिक बैकग्राउंड, और लास्ट है मैटरनल पेरिटी एंड ग्रेविडिटी। विच इज द करेक्ट वन। कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे मोल्डिंग कितना होगा। मोल्डिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन। ओवरलैपिंग, मोल्डिंग का क्या मतलब होता है, ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन। फीटल की जो स्कल बोन है वो जब फीटल इज ए पैसेंजर, जब वो पैसेज से निकलते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर लगता है फीटल की स्कल बोन पे, तो स्कल बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, साइज में छोटा हो जाता है फीटल स्कल, इसको बोलते हैं मोल्डिंग। और ये मोल्डिंग लेबर के प्रोसेस की वजह से होता है। तो मोल्डिंग जो होती है नियोनेट के हेड के अंदर जो मोल्डिंग वाला साइन होता है, ये जब आप असेस कर रहे हो डिलीवरी के बाद में, तो ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड ऑन द फीटल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है तो मोल्डिंग होगी, बटक से तो मोल्डिंग कहां से होगी, होने की संभावना ही नहीं है। तो इट्स डिपेंड ऑन फीटल बॉडी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, दैट इज नोन एज एटीट्यूड और प्रेजेंटेशन, है ना, वो डिटरमाइन करते हैं मोल्डिंग को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, फीटल बॉडी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। बच्चे की बॉडी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन डिटरमाइन करेगा कि मोल्डिंग कितना होएगा।
है ना, क्योंकि मोल्डिंग जो होता है वो डिपेंड करेगा बच्चे के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के ऊपर। ये मदर की उम्र के ऊपर या मदर और फादर के एथनिक्स के ऊपर या पेरिटी के ऊपर डिटरमाइन नहीं होता मोल्डिंग। ये ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन बच्चे के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, बॉडी फ्लेक्शन एक्सटेंशन के ऊपर डिटरमाइन करेगा, और इसी से प्रेजेंटेशन डिफाइन होती है, इसी से प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेज होता है, और उसी से मोल्डिंग डिटरमाइन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा, ये ऐप है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और रेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। ये नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा ऑनलाइन क्लासरूम स्टडी के लिए। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी नॉर्सेट 2021 को क्रैक करना चाहते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टीम नोबल शुरू कर रही है नया मॉर्निंग बैच 25 अप्रैल को। खुशखबरी, 25 अप्रैल को नया मॉर्निंग बैच शुरू होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से रेगुलर क्लासेस, 30 के 30 दिन क्लासेज, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस, 3000 से 4000 क्वेश्चन विद थ्योरी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। सफलता का एकमात्र तरीका, टीम नोबल आपको वहां तक लेके जाएगी, और इसके लिए करना क्या है, आपको आज ही अप्रोच करना है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। कहां पे है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। फीस क्या है, अगर आप 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फीस लगेगी 18,000 की जगह 2,001 रुपए का फायदा 15,999। 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने पे। तरीका क्या है रजिस्ट्रेशन का, नंबर है 7272029029। इस नंबर पे 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है, उसको फोन पे या गूगल पे कर दीजिए और अपनी सीट कंफर्म करें। कोविड गाइडलाइन के चलते सीट लिमिटेड है। पेमेंट करने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना नेसेसरी, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। और इंतजार किस बात का, बस जुड़ जाइए टीम नोबल के संग एक बेहतरीन भविष्य की जर्नी के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी इन फ्यूचर। इसी शुभकामनाओं के साथ में आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन बढ़िया सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ स्टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।